गुड इवनिंग बच्चों। चलो, कल अपने मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कल तुम्हारे टेस्ट में बेटा एनएलएम भी आ रहा है। तो चलो एक बार जो है पीडीएफ आपको दे दी गई है, एक बार देखो जरा क्या है। कह रहा अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक ये है इंक्लाइंड प्लेन बेटा, इस पे स्लाइड कर रहा है ना, एज शोन इन फिगर। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ चैम्बर इज, चैम्बर का एक्सीलरेशन ये दिया है ए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगुलर वेज है एक तरीके से तुम्हारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ गया, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ गया और ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक एक्सीलरेटेड है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो यहां स्यूडो फोर्स लगना है, ये डिसाइडेड है। अब अपने को पूछ रहा है कि टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, और ये डिस्टेंस एल दे रखी है। क्लियर है? तो यानी कि इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लिनेशन देखो बॉडी में एक्सीलरेशन कितना है। तो देखो एम मास पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक ये mg लगेगा, एक ये लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन n। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, तो एक अपना आ जाएगा mg cos थीटा और एक आ जाएगा बच्चा mg sin थीटा। स्मूथ प्लेन है। अब चूंकि फ्रेम में राइट साइड एक्सीलरेशन है तो स्यूडो फोर्स आ जाएगा लेफ्ट साइड, ये आपका स्यूडो फोर्स आएगा मास इनटू ए। ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल और थीटा हो जाएगा। तो एमए का एक कंपोनेंट इधर और आने लगेगा, और वो कितना आने लगेगा, वो भी इधर ही आएगा बेटा। तो ये कंपोनेंट आएगा एमए कॉस थीटा, और एक ऊपर चला जाएगा एमए साइन थीटा। ये तो मैनेज करेगा नॉर्मल रिएक्शन को। अपने को निकालना है टॉप से बॉटम तक आने का टाइम। तो अलोंग द इंक्लिनेशन डाउनवर्ड फोर्स कितना है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एफ आ गया mg साइन थीटा प्लस एमए कॉस थीटा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसको लिख दो मास इंटू एक्सीलरेशन, और m कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। m से m कैंसिल, तो अलोंग द इंक्लिनेशन एक्सीलरेशन आ गया g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। तो ये इंक्लिनेशन ये है ट्रायंगल, तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन बेटा ये आ गया b, आपने निकाला। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है l, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a की जगह b रख लेते हैं। यहां से रिलीज कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और s की जगह रख दोगे l, ये आ जाएगा 0, हाफ b की जगह रख दोगे g साइन थीटा प्लस g कॉस थीटा, प्लस g कॉमन ले लो कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2l अपान g साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फटाक से देख लो आंसर कौन सा सही है। यहां पर ये डिवाइडर है हुआ, ये डिवीजन है, ये है ऐसा, हाँ ये। तो आंसर कौन सा सही है, थर्ड इज द राइट। g कॉमन नहीं आ रहा, अरे g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा है। एक मिनट, b की वैल्यू बेटा ये जो एक्सीलरेशन b आ रहा है कितना आ रहा है, g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। तो यहां पर u 0 रखोगे प्लस हाफ, b की जगह रखोगे g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो t बराबर आएगा बेटा, और s की जगह l, तो t बराबर आएगा अंडर रूट 2l अपान g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। तो थर्ड हमको लग रहा है सही आंसर है बेटा। कुछ नहीं करना था, नॉन इनर्शियल फ्रेम था, स्यूडो फोर्स एक लेफ्ट साइड लग रहा है, उसके भी कंपोनेंट लेने हैं और कुछ नहीं करना है अपने को। बाकी बहुत सारे फोर्स दिखाओ भी ना तुम चाहो तो। सिंपल ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे दो ही फोर्स दिखाओ, mg और ma।
ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा तो ma का भी एक कंपोनेंट इधर ही आ जाएगा ma cos थीटा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में जोड़ दिए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आ गया g साइन थीटा प्लस b cos थीटा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। A small ball is suspended by a string from the ceiling of a car। चलो, ऐसे एक कार है, ये एक कार है बच्चा, ये और ये कार एक्सीलरेट हो रही है और इसका एक्सीलरेशन दिया है a, और एक बॉल यहां सस्पेंड की गई है। फिर बेटा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो इस बॉल पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और एक स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्यूडो फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग कुछ ऐसी आ जाएगी। अब इस पर देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक लग रहा है ma। टेंशन पूछ रहा है तुमको इसमें, ये लग रहा है, आप चाहो तो लॉमीज से कर सकते हो लेकिन छोड़ो, तुम थीटा ये कर लो, टेंशन t ये लग रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। t का एक कंपोनेंट आएगा इधर, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। बॉल इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा ऑफ fx भी जीरो और सिग्मा ऑफ fy भी जीरो, तो अपन लोग लिख लेंगे t sin थीटा बराबर ma और t cos थीटा बराबर mg। अपने को टेंशन निकालना है तो क्या करो, दोनों समीकरण को स्क्वायर करके जोड़ दो, t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर आ जाएगा mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट से m बाहर आ जाएगा, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। स्यूडो फोर्स बस लेफ्ट साइड लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, टेंशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, t cos थीटा और t sin थीटा। t cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को और t sin थीटा बैलेंस कर रहा है ma को, स्क्वायर करके जोड़ दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चा देखो, इसमें कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे रखा है, ये एंगल थीटा है, यहां पर प्लेन रखा हुआ है, केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन 1 in L। ये थोड़ा सा आप समझ लो, 1 in L का मतलब है कि ये अगर 1 है तो ये L है, मतलब 1 जब राइज किया गया है तो ये लेंथ L है, 1 in L, बस यही फंसा रहे थे। अब अगर इसको यहां पर इक्विलिब्रियम में रखना है तो बेटा, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या होगा, अपने को मालूम है कि इस ट्रायंगल को, ट्रायंगुलर वेज को, स्यूडो फोर्स का ये भी क्वेश्चन है, ट्रायंगल को कितना एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, b बराबर g tan थीटा, b बराबर g tan थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, तो स्यूडो फोर्स इस पे राइट साइड में लगेगा, उसका एक कंपोनेंट जाके mg sin थीटा को बैलेंस करने लगता है। तो सिंपल सी बात है g। अब tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज दी है l, परपेंडिकुलर है 1, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी l स्क्वायर माइनस 1, तो g tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस l स्क्वायर माइनस 1, तो तुम्हारा आंसर आएगा g अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर माइनस 1, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। देख लो बच्चों, ये भी स्यूडो फोर्स का ही क्वेश्चन था, थर्ड इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Two masses of mass 10 kg or 20 kg are connected with a massless spring as shown in the figure.
a force of 200 Newton is acting on the mass 20 kg when the acceleration of 10 kg block, इसका acceleration दे रखा है उसने 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा जब इसका एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो इसका क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब तुम इस ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी खींचेगी। जब स्प्रिंग खींचेगी तो इस पर kx इधर लगेगा और इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स kx राइट साइड में लगेगा। यानी कि इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स क्या है, kx, और अप्लाइड फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स है kx, तो kx बराबर आएगा इसका मास इनटू इसका एक्सीलरेशन a2, यानी कि ये आ जाएगा 10 और a2 आ जाएगा 12। तो ये kx की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। अब ब्लॉक नंबर 1 पे आओ, ये फोर्स तुमने 200 न्यूटन का अप्लाई किया है, तो ब्लॉक नंबर 10 पे नेट फोर्स क्या होगा, तो 200 चल लग रहा है राइट साइड में और kx लग रहा है लेफ्ट साइड में, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे नेट फोर्स आएगा 200 माइनस kx, और न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास है बेटा 20 और ये एक्सीलरेशन निकालना है a1। kx की वैल्यू आपने निकाली है 120, तो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 20 इंटू a1, तो ये बचेगा 80 इज इक्वल टू 20 इंटू a1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इज द राइट आंसर। इस पे अप्लाइड फोर्स केवल kx है, तो अप्लाइड फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सीलरेशन से आएंगे, वो तब आएंगे जब स्प्रिंग पूरी खींच चुकी होगी। जब तक स्प्रिंग पूरी नहीं खींचेगी तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, ये ध्यान रखोगे। चलो, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ बेटा, एक तो इसमें एक ये जो आंसर है थर्ड, ये 10 नहीं है बेटा, 18 है। अच्छा क्वेश्चन है, सीख लो, नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। 18 एंड 0 है। अब देखो, कह रहा अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg अटैच टू अ लाइट स्प्रिंग आर सस्पेंडेड बाय अ string as shown in figure. Find the acceleration of block 5 kg when 4 kg just after the string is cut. पहली बात तो ये वाला ब्लॉक 4 kg का है बेटा, और ये वाला ब्लॉक है 5 kg का। इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं? पहले तो आपने शुरू में ये सिस्टम लटका रखा होगा, यानी कि सिस्टम एकदम इक्विलिब्रियम में होगा। काटने से पहले, जस्ट बिफोर है ना की बात कर रहे हैं। शुरुआत में जब आपने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है, तो जब आपने कट नहीं किया है तो बेटा यहां पर 4G नीचे लग रहा होगा, और चूंकि स्प्रिंग में खिंचाव नीचे आएगा तो kx ऊपर लग रहा होगा। अब देखो, यहां पर टेंशन T ऊपर लग रहा होगा, 5G बेटा नीचे लग रहा होगा, और ऊपर देखो, जब तुम स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचो तो इस हाथ पे भी kx अंदर लगेगा, स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, और इस हाथ पर भी स्प्रिंग अंदर की तरफ ही फोर्स लगाएगी क्योंकि वो खींच रही है, तो इस पर भी kx बेटा नीचे ही लगेगा। यानी कि नीचे वाले ब्लॉक पे kx ऊपर लगेगा इस पे, और ऊपर वाले ब्लॉक पे kx नीचे लगेगा। तो हाथ से ऐसे पकड़ के खींच लो ऐसे, तो नीचे वाले हाथ को स्प्रिंग ऊपर खींचना चाहेगी, ऊपर वाले हाथ को स्प्रिंग नीचे खींचना चाहेगी। तुम ऐसे पकड़ के खींच के देख लो, दोनों हाथ पे अपोजिट लगेगा। अब पहली बात तो ये सारे फोर्स देख लिए। स्ट्रिंग में T, स्ट्रिंग में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? T ऊपर लग रहा है, इक्विलिब्रियम है, तो नेट अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस आउट है। T ऊपर लग रहा है, 5G नीचे लग रहा है, और kx नीचे लग रहा है। नीचे वाले ब्लॉक पर देखो, kx ऊपर लग रहा है और 4G नीचे लग रहा है।
ये कब की कंडीशन है? जब दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब ध्यान से समझो, जैसे ये है पॉइंटर, इस पे दो फोर्स तुमने ऐसे लगा रखे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। अब तुमने मान लो ये वाला फोर्स हटाया, तो जैसे ही तुमने हटाया ये पॉइंटर ऐसे चल देगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बिगड़ गई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बिगड़ी किसकी वजह से? जो फोर्स तुमने हटाया है, जो फोर्स तुमने रिमूव किया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी वजह से बिगड़ी है। इस बॉडी में मोशन किसकी वजह से आया है? जो फोर्स आपने रिमूव किया। तो ध्यान से देखो कि जब हम लोग स्ट्रिंग कट करेंगे, व्हेन स्ट्रिंग कट, जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो कौन सा फोर्स रिमूव होगा? टेंशन रिमूव होगा। कौन खत्म हुआ? टेंशन को आपने रिमूव किया। तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसने बिगाड़ दी? टेंशन ने। तो जहां जहां पर टेंशन है वहां वहां पर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लिख दो। बॉडी अनबैलेंस्ड हुई इसकी वजह से, तो मोशन भी इसकी वजह से आया। तो जैसे स्ट्रिंग कट करोगे तो जहां भी टेंशन लिखा है वहां लिख दो F। ये 5 kg वाले ब्लॉक का था मामला, और ये है 4 kg वाले ब्लॉक का मामला। तो टेंशन, जब स्ट्रिंग कट करोगे तो टेंशन रिमूव होगा 5 kg वाले से। तो 5 kg वाले पर T की जगह लिख दो F, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन क्यों जनरेट हुई? टेंशन के रिमूव होने से। स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन इमीडिएट रिमूव हुआ। तो F बराबर आ गया 5G प्लस KX, और KX बराबर है 4G के। तो इसका मतलब है कि ये आ गया 5G और KX की जगह लिख दिया 4G, यानी कि ये आ गया 10G। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये किससे मूव कर रहे हो तुम? टेंशन 5 kg वाले से। तो यानी कि ये फोर्स 5 kg वाले ब्लॉक पे है, तो मास हो गया 5 और इंटू एक्सीलरेशन 5 से ये 2 कट गया, 5 दूनी 10। जी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना? 9.8। ये 9 आएगा यार, कैलकुलेशन भी चेक कर लिया करो भैया। ये आएगा 9G। और फोर्स किससे रिमूव हुआ है? टेंशन। ये फोर्स किस पर लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स। ये कहां आया? 5 kg पे। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू ए। जी की वैल्यू होती है 10, तो 5 से जी को कैंसिल करो तो यहां आएगा 2। तो ए बराबर आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन आएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा 4 kg वाले ब्लॉक से कोई भी फोर्स आपने रिमूव नहीं किया है, नो फोर्स रिमूव। आपने तो स्ट्रिंग काटी है ना, तो केवल टेंशन रिमूव हुआ है, नो फोर्स रिमूव्ड, सब कुछ बैलेंस है। तो अगर कोई फोर्स इमीडिएट आपने रिमूव नहीं किया तो फिर स्प्रिंग का शेप चेंज ही नहीं होगा, यानी कि इसका एक्सीलरेशन 4 kg वाले का एक्सीलरेशन होगा 0। एक्सीलरेशन तो बेटा उसी में आएगा ना जिसमें अनबैलेंस कंडीशन बिगड़ी है, बैलेंस कंडीशन बिगड़ी है। तो स्ट्रिंग के काटने से बैलेंस कंडीशन 5 kg की बिगड़ी, वहां से टेंशन रिमूव हुआ, इमीडिएट टेंशन की वैल्यू 0 हो गई जैसे ही आपने इसको कट किया। लेकिन यहां से तो इमीडिएट कोई भी फोर्स रिमूव नहीं है, तो इसका एक्सीलरेशन इमीडिएट 0 होगा। इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो फोर्स रिमूव होगा उसकी जगह अनबैलेंस फोर्स F लिख दोगे, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा, इफ इन द फिगर शोज अ पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास m, ये स्मॉल मास है, इज ज्वाइंट टू अ वेरी हैवी मास कैपिटल M, और कैपिटल M इज लार्जर देन M, by a light string passes over a light pulley, the total downward force on the pulley पर फोर्स पूछ रहा है, थ्रस्ट पूछ रहा है। तो देखो, इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, ब्लॉक पर ऊपर लगेगा, और पुली पर टेंशन T नीचे लगेगा। आइडियल स्ट्रिंग है, टेंशन हर जगह सेम होगा।
और यहां पर मान लो टेंशन लगेगा टी डैश, क्योंकि पुली तो मासलेस है, तो टी डैश बराबर आ जाएगा 2t। भाई टी डैश माइनस 2t बराबर 0, क्योंकि इसका मास तो है नहीं, तो टी डैश बराबर आ गया 2t। और बेटा पुली में टेंशन निकालने का फार्मूला, वर्टिकल पुली है तो टेंशन निकालने का फार्मूला है 2m1m2 अपान, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या अगर याद है तो ये ज्यादा अच्छा है, m1 प्लस m2 इंटू जी। अब m1 है स्मॉल m और m2 है कैपिटल M, यानी कि यहां भी लिख दो स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब चूंकि स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल M से, तो यहां से स्मॉल m रिमूव हो जाएगा, ऊपर से नहीं, वहां प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या में बहुत बड़ा चेंज आएगा। 10,000 में 0.1 से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, लेकिन 10,000 में 0.1 जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग स्मॉल m को यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे स्मॉल m नेग्लेक्ट होगा तो ये आएगा 2 स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 2m, 2mg, जी भी तो लिखा है 2mg। अब उसने पूछा है पुली पर, तो पुली पर फोर्स कितना होगा 2t, तो t डैश की वैल्यू आ गई 2 इंटू टी की वैल्यू है 2mg, यानी कि आंसर बच्चा आ गया 4mg। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर बेटा, आपका तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा कह रहा है लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, डेंसिटी कितनी है उसकी रो, इज फ्लोइंग विद द स्पीड v through a pipe of cross section area A, what force does the liquid stream exert on the ball in the x direction if it is placed in the form of a circle after it hit the ball? ठीक है, कोई इश्यू नहीं, लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर हम एक छोटा सा लिक्विड एलिमेंट लें, पाइप के अंदर एक छोटा सा लिक्विड एलिमेंट कट किया मैंने, जिसकी लंबाई है dx, एक छोटा सा लिक्विड एलिमेंट कट किया पाइप के अंदर dx, इस एलिमेंट का हमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम इस एलिमेंट का होगा dm इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास होता है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब पाइप का एरिया दिया है a और इस एलिमेंट की लेंथ है dx, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतने का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी, ये आ गया dm इंटू वेलोसिटी। ये इस मोमेंटम से वाटर यहां पर टकराया, स्प्लैश हो गया, यानी कि टकराने के बाद वो रिबाउंस नहीं हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम उसका 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम आ गया a इंटू dx इंटू रो इंटू b। तो दीवार पर फोर्स कितना लगेगा x डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि dp अपॉन dt। dp की वैल्यू उठा के यहां रखो, तो F बराबर आएगा, dp क्या है अपना a इंटू dx इंटू रो इंटू v अपॉन dt। बेटा dx अपॉन dt फिर वेलोसिटी बन गया, तो ये आ जाएगा OA रो इंटू वी स्क्वायर, ये फिर से वेलोसिटी बन गया, तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ए रो वी स्क्वायर। तो ये पहला ऑप्शन सही है, यहां बेटा ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, इसका पहला ऑप्शन सही है, ए रो इंटू वी स्क्वायर। अगर ये वापस आ रहा होता, कह देता जिस वेलोसिटी से टकराया उस वेलोसिटी से वापस आता, तो फाइनल मोमेंटम 0 नहीं होता,
तब चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, तो यही 2 में आने लगता। यही पाइप अगर हम 90 डिग्री पर मोड़ देते तो चेंज इन मोमेंटम √2 टाइम्स आने लगता। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है। फिलहाल यहां तो आंसर आएगा a ρv²। अगले क्वेश्चन, हाँ बेटा यहां पर देख लो, है ना, यहां पर कुछ नहीं है, ये पुली लगी हुई है बेटा, एक ये पुली है, एक ये पुली है, एक ये पुली है, और ये इससे स्ट्रिंग पास हो रही है, ये ऐसे, ये ब्लॉक है। अब तुमसे कह रहा है यहां पे, सिंपल सी बात है कि इनके एक्सीलरेशन ए बी सी का एक्सीलरेशन बताओ, ए बी सी का एक्सीलरेशन बताओ। तो देखो बेटा इसमें टेंशन टी है, ये स्ट्रिंग सेम है तो इसमें हर जगह टेंशन टी होगा, और ये स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो इसमें टेंशन है टी डैश। एक तो है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूरी लिख दो फिर उसे डिफरेंशिएट कर दो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूरी लिख दो फिर डिफरेंशिएट करो, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो। एक तरीका और है, यहां पर ये मूविंग पुली है, 2 फिक्स पुली है और एक ये मूविंग पुली है। तो मूविंग पुली के क्वेश्चन में याद रखो सिग्मा ऑफ टी डॉट ए बराबर 0, सबका समेशन करना है। अब देखो बेटा इसका अगर हमें एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि ऊपर है ए, इसका भी एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं ऊपर है ए सी, और इसका एक्सीलरेशन एज्यूम कर लिया नीचे है ए बी। एक ये बीच वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है और बाकी दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, ठीक, या कोई भी 2 ब्लॉक नीचे आ सकते हैं, एक ब्लॉक ऊपर जा सकता है। ये एजम्पशन, ये तो हमको मालूम ही नहीं है कि मासेस क्या है क्या नहीं, तो हमने ये माना। अब देखो बेटा अगर हम गलत मानेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं। अब हमको ये फार्मूला लगाना है सिग्मा ऑफ टी डॉट ए बराबर 0। तो देखो इसमें टेंशन टी ऊपर है और ए भी ऊपर है, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर है, 180 का एंगल है, डॉट प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, टी डैश इंटू ए बी। इसमें भी टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और वो आएगा टी ए सी, बराबर कर दिया 0। यहां पर देखो बेटा टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर है, ये ऊपर t है यहां भी t है, स्ट्रिंग सेम है, तो टी डैश की जगह लिख दिया 2t माइनस 2t ए बी प्लस t ए सी बराबर 0। t बेटा कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आया a माइनस 2ab प्लस AC बराबर 0। ये रिलेशन आ रहा है। अब चूंकि इन्होंने माइनस कहीं दिया नहीं तो अब मे भी इनका मानना हो भैया सारे एक्सीलरेशन ऊपर है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें आंसर से तो क्या आ रहा है, AB वाला B का एक्सीलरेशन डबल आ रहा है, 2AB आ रहा है, और A और C का एक्सीलरेशन बराबर आ रहा है। ध्यान से सुनते जाओ, A और B का एक्सीलरेशन बराबर आ रहा है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। A और C का एक्सीलरेशन बराबर है और B का डबल है, सेकेंड ही मैच कर रहा है। हमारे में यहां माइनस आ रहा है तो हमने नीचे मान लिया वो आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर केवल ये रिलेशन की बात कर रहे हैं तो अपने इस आंसर से कौन मैच कर रहा है, देख लो सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। A अपना माइनस आ रहा है क्योंकि अपन लोगों ने नीचे एक्सीलरेशन लिया है, तो 2AB प्लस AC बराबर 0। तो सिंपल सा है, ये फंडा याद रखो, वेलोसिटी भी ऐसे ही निकाली जाती है। अब ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा है। इन द फिगर शोज अ पर्सन वांट टू राइज अ ब्लॉक lying on a ground to height h, in which case has to exert more force। किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? वैसे तो इसे एटवुड मशीन कहते हैं बेटा, यहां मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा, तो हम तो सीधे कहते हैं इसमें कम इसमें ज्यादा। फिर भी तुम देखो अगर इस आदमी ने यहां पर F फोर्स लगाया,
यहां पर टेंशन टी है, और इसमें टेंशन टी डैश है। तो पहली बात तो टी डैश बराबर 2t है, और F बराबर यहां से आ जाएगा t है, F बराबर आ जाएगा t के। तो t की जगह अगर हम F लिखें तो t डैश बराबर आएगा 2F। हम F फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन लिफ्टिंग फोर्स इस पे दुगना होके लग रहा है, डबल हो गया बेटा। इस पे यहां पर फोर्स लिफ्ट करने के लिए टी डैश की जरूरत है, तो टी डैश हमने लगाया F था, लेकिन इस ब्लॉक पर कितना लगा 2F। और यहां पर देखो अगर तुम F लगाओगे तो यहां F बराबर T, और इस पर T ही लगेगा, तो मतलब जो तुम लगाओगे वही फोर्स लग रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि लगाया हमने कम, लेकिन ब्लॉक पे दुगना फोर्स लग रहा है, यानी कि कम फोर्स लगाने पे ही ये ज्यादा मूव कर जाएगा। तो यहां पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा और यहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है किस पे कम लगाना पड़ेगा, किस पे ज्यादा, तो एक्सर्ट किस पे ज्यादा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाओ। अच्छा भाई, द ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये भी बहुत आसान है, ये दो पुली हैं, ये दो पुली हैं बेटा, हमें ये A है, इसमें टेंशन बताना है। तो देखो अगर यहां हम टेंशन मान लें T, तो यहां भी टेंशन होगा T, यहां होगा mg, तो T बराबर आएगा mg। अब इसमें लगेगा बेटा T डैश, तो ये स्ट्रिंग सेम है तो इसमें भी हर जगह लगेगा T डैश। अब देखो यहां पर इस वाली पुली पे चेक करो, T डैश ऊपर लग रहा है और T और T दोनों नीचे लग रहे हैं, यानी कि 2T नीचे लग रहा है। तो यानी कि अपन लोग लिख देंगे T डैश बराबर 2T, और T बराबर है mg, तो T डैश बराबर आ गया 2mg, यानी कि स्प्रिंग A में जो टेंशन है वो 2mg के बराबर है। सेकेंड इज द राइट आंसर बेटा, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो और आगे बढ़े भाई। अब फिर ये आ गया मूविंग पुली का क्वेश्चन। अपने को बताना क्या है, बताना एक्सीलरेशन बताना है, तब तो आसान है। अभी हम लोगों ने फंडे सीखे हैं बेटा, हम लोगों ने तो अभी फंडे सीखे हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो एक चीज, ये देखो ये ब्लॉक है, ये सबसे पहले तो मान लेते हैं कि इसका एक्सीलरेशन a1 है और इसका एक्सीलरेशन नीचे a2 है। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि यहां एक पुली मूविंग है, एक तो फिक्स है लेकिन एक पुली मूविंग है। और फिर तुम लोगों को याद करा दिया जाता है कि जो ब्लॉक मूविंग पुली से लटका होता है उसका एक्सीलरेशन फिक्स पुली वाले से आधा हो जाता है। अगर ये याद है वेल एंड गुड, लेकिन दो पुली के लिए ही है और उसमें भी से एक फिक्स होनी चाहिए। अरेंजमेंट बदलेगा तो चीजें बदल सकती हैं, तो एक बार चेक भी कर लो। अगर हम इसमें टेंशन माने T है तो इसमें टेंशन T होगा और इसमें टेंशन T होगा और इसमें टेंशन आ जाएगा T डैश, T डैश। अब देखो सिंपल सा, हम करेंगे सिग्मा ऑफ T डॉट A बराबर 0। इसमें टेंशन T ऊपर है, हमने इसका एक्सीलरेशन भी ऊपर माना है, डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव TA1। इसमें टेंशन ऊपर माना है और ऊपर माना क्या, ऊपर लगेगा और एक्सीलरेशन है नीचे, तो T डैश इंटू A2 बराबर होगा 0। T डैश बराबर होगा बेटा 2T, तो माइनस 2T इंटू A2 बराबर 0। T से T कैंसिल हो गया, तो बेटा A2 बराबर आ गया A1/2। अब अगर हम A1 को मान लें A, तो A2 हमारा आ जाएगा A/2। अब हमें यही बताना है, एक्सीलरेशन बताना है।
फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, इसका एक्सीलरेशन बताना है, इसका मास m है, तो इस पर देखो फोर्स कौन कौन से लगेंगे। एक तो mg बेटा नीचे लगेगा, फिर mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos 30, वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस आउट होगा, और एक कंपोनेंट आएगा mg sin 30। बस हो गया क्वेश्चन। और यहां पर लगेगा बेटा 2mg। अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे t माइनस mg sin 30 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन a1, और a1 की वैल्यू अपनी है a, यानी कि लिखेंगे t माइनस mg sin थीटा की जगह 30 एंगल है बेटा, 30 लिख लेना। ये हमने थीटा लिखा है, थीटा यहां 30 है, तो ये आ जाएगा mg sin 30 बराबर ma। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन यहां बनाओ, ये नीचे आ रहा है, तो इस ब्लॉक का इक्वेशन 2m वाले का बनेगा 2mg माइनस t डैश इज इक्वल टू 2m इंटू a2, तो ये आ जाएगा 2mg और t डैश बराबर है 2t के। t डैश देखो किसके बराबर है, t डैश यहां देखो t ऊपर लग रहा है और t डैश नीचे, t प्लस t, तो t डैश है 2t के बराबर, तो यहां आ जाएगा 2t माइनस 2m और a2 की वैल्यू है a बाई 2, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल, तो यहां से बेटा mg आएगा, ये सब सेम है, सब कैपिटल है बेटा, यहां से आएगा mg माइनस t बराबर ma बाई 2, ये इक्वेशन 2 है, ma बाई 2, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में 2 को जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो यहां से t और t कैंसिल, ये आ जाएगा mg माइनस mg sin 30 यानी कि mg बाई 2, और इधर आ जाएगा बेटा ma प्लस ma बाई 2। अब mg माइनस mg बाई 2, तो ये बचेगा mg बाई 2, और ma प्लस ma बाई 2 ये बन जाएगा 3ma बाई 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा g बाई 3, यानी कि c इज द राइट आंसर। a बराबर आ गया बेटा g बाई 3। बस एक बार ये काम हो गया, अगर एक्सीलरेशन का रिलेशन तुमने मेंटेन कर लिया कि a1 a है और a2 a बाई 2 है, शॉर्टकट याद भी रखो कि जो मूविंग पुली के साथ अटैच है उसका एक्सीलरेशन फिक्स पुली के साथ जो अटैच है उसका आधा होगा, तो फिक्स पुली वाले का a मान लो, तो मूविंग पुली का a बाई 2 आ जाएगा। फिर सिंपल मैकेनिक्स जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा बेटा g बाई 3। ये अगर डायरेक्ट आप कर लोगे तो फिर तो ये इक्वेशन बनाने हैं कि t माइनस mg sin 30 बराबर ma, और यहां बनाना है 2mg माइनस t डैश बराबर 2ma बाई 2। अगला क्वेश्चन, ये m बाई 3 होगा कुछ, ये सब डिवीजन में है बेटा, ये मिट गया है, कोई इश्यू नहीं, ये सब डिवीजन में है। कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप। ओके, डायग्राम बना लो बेटा। यहां पर ये है मामला, एक ये ब्लॉक है, इसका मास m है, और यहां पर एक रोप है, इसका मास m बाई 3 दिया है, इज फिक्स टू द ब्लॉक विच इज पुल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाई, और इस पर एक फोर्स F लगा रहा है। अब बताना है टेंशन इन द मिडिल ऑफ द रोप, टेंशन बताना है मिडिल पे, इस स्ट्रिंग के एकदम मिडिल पे अपने को टेंशन बताना है। पहला काम तो एक काम करो, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो। सबसे पहला काम क्या करना है, सिस्टम का एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर होगा अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स अप्लाई किया है आपने F,
और टोटल मास है m प्लस m/3। 3 यहां से एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा F अपान m 3m प्लस m/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो एक्सीलरेशन आ गया 3F अपान 4m। अब बेटा कुछ ना करो, रोप में जहां पर टेंशन पूछा जाए वहां से रोप को काट के अलग कर दो। यहां तो शुक्र है कि भाई मिड पॉइंट पर पूछ रहा है, वो 1/4 3/4 कहीं पर भी पूछ सकता है। तो तुम फंडामेंटली याद रखो कि जहां पर टेंशन निकालना है वहां से रोप को कट करो। कट करने के बाद लेफ्ट साइड का मास इधर जोड़ दो और राइट साइड का मास अलग कर दो। यानी कि क्या होगा तुम्हारा मामला कि जब रोप कट करेंगे तो ये जो ब्लॉक था m मास का, यहां से काटा बीच से, तो बीच से काट रहे हो तो मास तो आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल रोप का मास है m/3, तो आधा m/6 इधर आ जाएगा और m/6 उधर चला जाएगा। और कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो और जहां से कट कर रहे हो वहां की लंबाई से मल्टीप्लाई होगा। फिलहाल यहां मिड से कट कर रहे हैं तो इसको अगर बीच से काटोगे तो आधा मास इधर आधा मास इधर। जो इधर वाला मास है वो इसके साथ जोड़ दिया हमने m/6। यानी कि ये ब्लॉक अब तुम्हारे लिए बन गया m प्लस m/6। और ये ब्लॉक जो रोप को आधा हिस्सा बचा जो आगे यहां से काट करके आगे निकाला है उसको भी एक छोटा ब्लॉक बना दो। ये मास हो गया m/6। इनके बीच में लगा दो एक आइडियल स्ट्रिंग, क्योंकि टेंशन निकालना है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। इस पर तुमने लगाया है F फोर्स, यहां पर टेंशन बताना है अपने को। आ गया? इस पर टेंशन बताना है तो इस ब्लॉक पर टेंशन इस ब्लॉक पर लग रहा है और इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आया है? 3F/4m। तो टेंशन बेटा पीछे वाले ब्लॉक पर लग रहा है, तो यानी कि पीछे वाले ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स टेंशन है, टेंशन फोर्स है। तो न्यूटन का नियम बोलता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना हो गया? ये 6m, एलसीएम 6 लो अपॉन 6, यानी कि 7m/6 मास हुआ। और इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है हम ये लिख रहे हैं बेटा, t बराबर 7m/6 इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना है? 3F/4, यानी कि 3 से काट दो, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर आ गया 7/8F। कितना टेंशन होगा? 7/8F। अब बच्चों देखो, ये 2 block of mass m and 2m are connected by a light string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination 30 degree and 2m hangs vertically. If the system is released, the block moves with an acceleration. देखो बेटा, अगर हम ये करते तो डायरेक्ट करते कि acceleration is equal to net applied force. Applied force यहां देखो कितना है, 2mg यहां लग रहा है और mg sin 30 यहां लग रहा है। नेट अप्लाइड फोर्स क्या हो जाता? 2mg माइनस mg sin 30, mg sin 30 अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि 2m प्लस m। तो ये आ जाता है बेटा 2mg और sin 30 की वैल्यू आती है mg/2 अपॉन 3m। बस हो गया बेटा। 2 एलसीएम ले लो, 4mg, 4mg में से mg गया, बचा 3mg/2 और ये लिखा है 3m। तो 3m से 3m कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन आ गया g/2। आप चाहो तो इक्वेशन बनाते हो तो आप यहां टेंशन t लिखोगे, तो आप लिखोगे 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर यहां t लगाओगे, ये नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos 30 से बैलेंस होगा, तो आप लिखोगे t माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू ma, और दोनों को जोड़ोगे तो बेटा यही मिलेगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर
44। इसमें भी बेटा वही है, थीटा पूछ रहा है इसमें क्या, और एक्सीलरेशन तुम्हें दे रखा है g/6। फिर देखो शॉर्टकट ये लगाओ यार, mg नीचे लगा लो, ये नॉर्मल रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएंगे, ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये लगेगा बेटा mg sin थीटा, ये लगेगा टेंशन T, यहां पर ये लगेगा 2mg, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन, ये आ जाएगा 2mg cos 30 और इधर लगेगा 2mg sin 30 और ये लगेगा T। फिर आप इक्वेशन बनाओगे 2mg, ये टेंशन T होगा, तो आप इक्वेशन बनाओगे 2mg sin 30 माइनस T बराबर 2ma, और यहां बनाओगे बेटा T माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। फिर जोड़ोगे तो T से T कैंसिल, और वैसे भी हम कहते ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, 2mg sin 30 में से mg sin थीटा घटा दो, नेट फोर्स आएगा, अप्लाइड टोटल मास आ जाएगा। तो जब अप्लाइड टोटल मास होगा 3m, या जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2mg sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस mg sin थीटा बराबर आ जाएगा बेटा 3ma। a की वैल्यू इन्होंने g/6 दे रखी है, यहां क्या बचेगा बेटा, 2 से 2 गया, mg कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा 3m, a की जगह रख देंगे g/6 तो 3mg/2, mg से mg भी कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर आएगा 1/2, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा बेटा 1/2, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। देख लो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन सही है। 44 का पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा, हाँ पहला ही करेक्ट है। चलो 44 तो हो गया है, एक मिनट। 45 देखो, A ball of mass 100 gram falls from 20 meter high on the floor and rebounds to 5 meter। ठीक है, टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है ये, तो बेटा एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है ड्यूरिंग द इंपैक्ट, तो या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना, मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ये आएगा मास इनटू टकराने के तुरंत बाद की वेलोसिटी माइनस टकराने के पहले की तुरंत बाद की वेलोसिटी। तो टकराने के पहले तुरंत की बाद की वेलोसिटी हो जाएगी, टकराएगा ऐसे और रिबाउंड होगा ऐसे, ये मोमेंटम पॉजिटिव है, ये मोमेंटम निगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा mv1 और अपान टाइम हो जाएगा डेल्टा टी। हमें बताना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन लिख दोगे, फोर्स एक्सीलरेशन तो फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सीलरेशन, m कॉमन ले लो, अंदर आएगा v2 प्लस v1 अपान डेल्टा टी, ये कैंसिल। अब लिख लो a, तो v2 कितना है, √2gh2, h2 है 5 मीटर, v बराबर बेटा √2gh होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो h2 है बेटा 5 मीटर, h2 लिख दे रहा हूं, प्लस √2gh1 और टाइम डेल्टा टी। अब आ गया √2gh1, तो 2g की वैल्यू 10, h1 है 5, 50 दूनी 100, यहां आ जाएगा √2g है बेटा, अच्छा फोर्स निकालना था, हमको लगा इस एक्सीलरेशन निकालना है, तब तो मास से भी मल्टीप्लाई बना ही रहने देते, चलो कोई बात नहीं बेटा, 10 और h2 है 20 अपान डेल्टा टी है 0.02, तो क्या आ जाएगा बेटा, मास बना रहने देते हैं हम लोग, m कैंसिल कर गए फालतू में, एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं, f निकालो, तो और इसमें होल में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग मास का, इसके होल में मल्टीप्लाई कर दो मास, मास है m,
तो मास दिया है 100 ग्राम, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट 10, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 400 का अंडर रूट 20 अपान 0.02। तो ये 30, इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 140 न्यूटन। आंसर आ जाएगा 140 न्यूटन। बेटा बाकी इसमें क्वेश्चंस नॉर्मल है, अब कर लेना। एक क्वेश्चन इसमें जो है 52 नंबर है ना, उसमें एक करेक्शन है, वो आप देख लेना, बस उसकी बात कर लेता हूं। सॉरी, है ना, इसकी बात कर लेता हूं। 52 वाले क्वेश्चन में जो डायग्राम है ये भी नॉर्मल mg माइनस टी माइनस mg वाला इक्वेशन बना के हो जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन 52, इसमें भी देखो। अच्छा चलो एक ये देख लेते हैं सर, एक मिनट बस। इसमें क्या पूछ रहा है, T3 दिया हुआ और T2 पूछ रहा है। T3 कितना दिया है बेटा, 40 न्यूटन। T3 40 न्यूटन दिया है, T2 पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि पहले एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन होगा अप्लाइड फोर्स अपान टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, 10 प्लस 6 प्लस 4 मतलब 20, यानी कि एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो T2 इस पर ऐसे लगेगा, यहां T1 ऐसे लगेगा। T2 निकालना है तो m3 पे नेट फोर्स देखो कितना है, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सिंपल सी बात है। तो बेटा मास कितना दिया है, m3 दिया है 4, और एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 2, यानी कि 8। एक्सीलरेशन आ रहा है 8, और T3 दिया है 40, बस हो गया। तो T3 40 है, इसको 40 रख दो, माइनस T2 बराबर 8। तो बेटा T2 उधर ले जाओगे तो T2 बराबर आ जाएगा 40 माइनस 8, यानी कि 32 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो 49 का आंसर आएगा वो 32 न्यूटन आ जाएगा। डायरेक्ट करो, एक्सीलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस्ड है, बाकी ये तो सब क्या है, इंटरनल फोर्स है अपॉन टोटल मास। ये भी बेटा कांटेक्ट फोर्स है, एक्सीलरेशन निकालो अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, और इसमें भी अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, और वो पूछ रहा है जो भी उनका रेशियो, देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, वही कांटेक्टिंग फोर्स पूछ रहा है। तो कांटेक्टिंग फोर्स अपना निकाल लो कोई बेटा। ये वाला में बेटा एक ये चेंज है कि ये जो F2 दिया है ना, ये F2 बराबर mg है। अब ये पूछ रहा है किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो एक्सीलरेशन बेटा देखो अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। यहां mg लग रहा है, यहां t लग रहा है, यहां t लग रहा है। तुम t बराबर लिख दोगे 2mg, क्योंकि F1 नीचे है, और यहां पर लिखोगे बेटा t माइनस mg बराबर ma। एक्सीलरेशन में निकालना है ma, यहां लिखोगे t माइनस 2mg, ये ऊपर जा रहा है, इसको मान लेते हैं नीचे आ रहा है, तो लिखोगे F1 माइनस टी बराबर, यहां कोई मास नहीं है, 0 इंटू एक्सीलरेशन A1। F1 दिया है 2mg, और यहां पर माइनस टी ये आ जाएगा, बराबर 0 लिख दो, 2mg माइनस टी बराबर 0। यहां पर देखो t माइनस mg बराबर आ जाएगा ma, दोनों को जोड़ दो, t से t कैंसिल, तो यहां आएगा mg इज इक्वल टू ma, तो यहां a बराबर आएगा g, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। यहां पर यही काम करोगे तो बेटा यहां 2mg आएगा, ये t आएगा, ये t आएगा, और ये mg आएगा। यहां पर इक्वेशन बना दो तो आ जाएगा 2mg माइनस टी बराबर 2ma, और यहां आएगा t माइनस mg
इज इक्वल टू ma, दोनों को जोड़ दोगे तो यहां पर a2 आ जाएगा, ये a2 मान लो g/3, और यहां पर बेटा नेट फोर्स ही 0 हो जाएगा अगर mg लगाओगे, क्योंकि यहां भी mg लगेगा, यहां t लगेगा, और यहां t लगेगा, और यहां mg लगेगा, तो t बराबर mg, यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, देखो नीचे मान लो, तो mg माइनस t बराबर 0, और यहां भी क्या होगा, t माइनस mg बराबर ma, दोनों को जोड़ दो, a बराबर 0 आ जाएगा। तो अब देख लो, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा पहले में, फिर दूसरे में, सबसे कम होगा तीसरे में। तो सेकंड इज द राइट आंसर बेटा। तो बस ठीक है बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल तैयार हुआ। थैंक यू।